अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। वालेकुम सलाम सर। क्या आपने कभी सोचा कि हमारा सैयारा जमीन सूरज के गिर्द चक्कर क्यों लगाता है और चांद जमीन के गिर्द चक्कर क्यों लगाता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि दो वजन रखने वाली चीजों के दरमियान फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मौजूद होती है, जिसे हम ग्रेविटी भी कहते हैं। सर, इसका मतलब ये है कि हमारी जमीन के लिए भी एक ग्रेविटी है? बिल्कुल ठीक। यह हमारी जमीन की कशिश या ग्रेविटी ही तो है जिसकी वजह से तमाम अशिया जमीन की तरफ खिंची चली आती हैं। तजुर्बात से ये बात वाज़ेह हुई है कि तमाम ऑब्जेक्ट्स जमीन पर एक ही एक्सेलरेशन से गिरते हैं, जिसे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी भी कहा जाता है, और इसे हम स्मॉल जी से रिप्रेजेंट करते हैं। जी सर, अब याद आया, इस जी की वैल्यू 9.81 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होती है। मेरे ख्याल में इसका मतलब ये है कि कोई चीज जैसे कि गेंद जमीन की तरफ गिर रही हो तो इसकी रफ्तार में हर सेकेंड 9.81 मीटर पर सेकेंड का इजाफा होगा। ये बात याद रखें कि ग्रेविटेशनल फोर्स उन तमाम चीजों के दरमियान मौजूद होती है जो मास रखती हैं, इसीलिए हमें उनका अंदाजा उस वक्त होता है जब वो जमीन पे आके गिरती हैं, क्योंकि जमीन का मास ज्यादा होता है। सर, क्या ये जी मतलब ग्रेविटी हर जगह एक सी ही होती है? हाँ, लेकिन उस वक्त तक जब तक हम जमीन पर हैं। लेकिन चांद पर पहुंच के ग्रेविटेशनल फोर्स कम हो जाती है, यानी जी की वैल्यू कम होके 1.63 मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो जाती है। और हाँ, एक बात और, चांद पे चीजें उतनी तेजी से नहीं गिरती जितनी तेजी से जमीन पे गिरती हैं। तब तो बहुत मजा आएगा। अगर हम चांद पर हो तो स्पाइडरमैन की तरह इधर उधर उछल सकते हैं। लेकिन क्या चीजें जैसे मुख्तलिफ वजन की गेंद जमीन की सतह पर एक ही रफ्तार से गिरती हैं? बहुत अच्छा सवाल है इमरान, बहुत अच्छा सवाल। गेंदें एक ही एक्सेलरेशन से नीचे आएंगी, लेकिन उनकी रफ्तार डिफरेंट होगी। आज हम अपने एक्सपेरिमेंट में इसी ग्रेविटी को कैलकुलेट करेंगे। किसी भी चीज पर लगने वाली कुव्वत जो इसे नीचे की तरफ खींचती है, इसे फोर्स F से पहचाना जाता है, और ये बराबर होती है ma यानी कि मास मल्टीप्लाइड बाय एक्सेलरेशन के। ग्रेविटी की वजह से पैदा होने वाली एक्सेलरेशन को g कहते हैं, यानी फॉर्मूला कुछ ऐसा बन जाता है F = mg। जमीन पर गिरती हुई चीज की वेलोसिटी या रफ्तार बराबर होती है v = g × t। डिस्टेंस को हम s से जाहिर करते हैं, और गिरती हुई चीज जो फासला तय करती है वो बराबर होता है s = ½ × g × t²। हर गिरने वाली चीज को हवा की मुज़ाहमत का सामना करना पड़ता है। अगर चीज बड़ी होगी तो इसे ज्यादा मुज़ाहमत का सामना करना पड़ेगा, जिसकी वजह से इसकी रफ्तार कम हो जाएगी। सर, इसका मतलब ये हुआ, अगर हमारे पास दो आइडेंटिकल गेंदें हों और इन्हें एक रेतीले साहिल पर मुख्तलिफ बुलंदियों से गिराया जाए तो वो गेंद रेत में ज्यादा अंदर तक धंसेगी जिसे ज्यादा बुलंदी से छोड़ा गया हो, और ऐसा इस वजह से होगा क्योंकि रेत पे गिरते वक्त इसकी रफ्तार ज्यादा होगी। बिल्कुल ठीक। अब हम अपने ऑपरेटर्स का जायजा लेंगे जो कि हम इस एक्सपेरिमेंट में इस्तेमाल कर रहे हैं। हमारे सामने सबसे पहले एक फ्री फॉल ऑपरेटर्स रखा है, जिसमें एक हॉरिजॉन्टल पोजीशन पे पुली लगी है और एक पुली वर्टिकल पोजीशन पे लगी है। दूसरी जानिब आप देख सकते हैं मीटर रॉड, जिसको आप मीटर रूल भी कह सकते हैं, वो मौजूद है, और बिल्कुल फ्रंट पे ऑसिलेटिंग बार टंगी हुई है जो कि हमारी रीडिंग देने में काम करेगी। हमारे पास स्पिरिट लेवल है जिसकी मदद से हम इस ऑपरेटर्स का सरफेस चेक करेंगे कि ये हमवार है कि नहीं। फिर हमारे पास चौक है, सीजर, एक कैंडल, साथ में मैच बॉक्स, या अगर आपके पास मैच बॉक्स ना हो तो आप एक लाइटर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर हमारे पास एक स्टॉप वॉच मौजूद है, एक गैर लचकदार धागा और एक मेटालिक बॉब जिसके ऊपर हुक लगा हुआ है, और सबसे ज्यादा कंपलसरी हमारा कैलकुलेटर जो हमारी रीडिंग्स निकालने में मदद करेगा। आप ये जानते हैं कि इस एक्सपेरिमेंट में जो ऑपरेटर्स हम इस्तेमाल कर रहे हैं वो बहुत खास तौर पे बनाया गया है सिर्फ इसी एक्सपेरिमेंट के लिए। क्या आप लोग जानते हैं कि ये काम किस तरह करता है? जी सर, हम ऑसिलेटिंग बार और मेटालिक बॉक्स इस्तेमाल करते हुए एक पुली सिस्टम बनाएंगे, और इस तरह हम बॉब को गिरने से पहले एक मखसूस मकाम पर रख सकते हैं। शाबाश। ऑसिलेटिंग बार को सेट करने से पहले पिवट की अच्छी तरीके से ऑयलिंग करनी चाहिए। अगर पिवट में किसी भी किस्म की फ्रिक्शन मौजूद है तो हमारा बार आजादाना हरकत नहीं कर पाएगा। और एक बात का ध्यान और रहे कि बार बोर्ड से ना टकराए।
साथ साथ मैं आपको थोड़ा सा इसका प्रोसेस बताता चलूं। हमने क्या करना है, ऑक्सीलेटिंग बार के कॉर्नर से कुछ सेंटीमीटर ऊपर हम ये स्ट्रिंग को बांधेंगे, या आप ये कह सकते हैं गैर लचकदार धागे को बांधेंगे और उसको फर्स्ट पुली से लेते हुए सेकंड पुली से गुजारेंगे, और सेकंड पुली से जहां पे हमारा ये मीटर रॉड लगी हुई है, इधर हम एक बॉब के साथ उसको बांध देंगे, यानी कि बॉब उसके साथ इस तरह लटका हुआ होगा। लेकिन बांधने से पहले हमें एक और प्रोसेस इस्तेमाल करना है, जिसमें दो तरीके हैं। या तो आप इसको चौक से वाइट कर दें, या आप इसको आग की मदद से, कि कैंडल पे आप बर्न करेंगे कैंडल को, उसके बाद इसके ऊपर आप बॉब को रखेंगे, जिसकी वजह से ये पूरा मेटालिक बॉब ब्लैक हो जाएगा। इसका फायदा क्या है वो भी मैं आपको बता देता हूं। जब ये इसको हम एक स्ट्रिंग के साथ मीटर रॉड के पास बांधेंगे, तो दूसरी जानिब जो हमारी ऑक्सीलेटिंग बार के साथ जो स्ट्रिंग बंधी है, हम उसको फायर के जरिए जलाएंगे। जैसे ही वो जल के उस जगह को छोड़ेगा, ये इसके नीचे गिरेगा और ऑक्सीलेटिंग बार इसको हिट करेगी। जिस जगह पे ऑक्सीलेटिंग बार इस बॉब को हिट करेगी, इसके काले या चौक की वजह से, सफेद होने की वजह से उसके ऊपर एक मार्क आ जाएगा, और जिसकी मदद से हम सही और दुरुस्त रीडिंग ले सकेंगे। ठीक है जी। सर, ये जो पुली के ऊपर से धागा गुजरेगा, इसे मेटालिक बॉब को बांधने के लिए क्यों इस्तेमाल किया जाता है और इसे जलाया क्यों जाता है? ऐसा इसलिए है, जब धागे को मोमबत्ती की मदद से जलाया जाता है तो बॉब धागे से अलहदा होकर नीचे गिर जाता है। अगर हम धागे को कैंची से काट दें तो धागे को झटका लगेगा और बॉब अपनी जगह से हिल जाएगा। बॉब मोमबत्ती के धुएं की वजह से काला हो जाएगा। एक बात का ध्यान रहे, अगर बार के ऊपर आसपास कोई और निशानात हैं तो उनको रिमूव कर दीजिए, वरना आपको एक्चुअल पॉइंट का पता नहीं लग पाएगा। सर, मुझे समझ में नहीं आ रहा, ये कैसे होगा? इमरान, मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे आज आपका ध्यान प्रैक्टिकल की तरफ नहीं है, लेकिन मैं प्रोसेस को एक बार फिर दोहरा देता हूं। सबसे पहले हम इस गैर लचकदार धागे की मदद से ऑसिलेटिंग बार का निचला हिस्सा बांधेंगे। ये बात याद रहे कि बिल्कुल नीचे नहीं बांधना है, ऑसिलेटिंग बार से कुछ सेंटीमीटर ऊपर की तरफ, नीचे से कुछ सेंटीमीटर ऊपर की तरफ हम इसको बांधेंगे, और फिर इसको हम फर्स्ट पुली से लेते हुए सेकंड पुली से ऊपर की तरफ लेकर आएंगे, और सेकंड पुली के दूसरी साइड पे बॉब के साथ बांध देंगे और स्ट्रिंग को कट कर देंगे। ठीक है, अब हमारी पोजीशन आ जाएगी कि स्ट्रिंग का जो दूसरा हिस्सा है उस पर बॉब जो है वो बांधा हुआ होगा, और वो बॉब किस साइड पे होगा? आपके मीटर रॉड की तरफ। अच्छा, इसको काला इसलिए किया जाता है वो भी मैं आपको एक बार फिर बता दूं। मैंने आपको कहा था इसको काला कर लें या तो कैंडल के धुएं की मदद से, वरना आप इसको चौक की मदद से व्हाइट कर लें। जब ये इसको आप कलर करके, यानी कि व्हाइट या ब्लैक कलर में जब ये कन्वर्ट हो जाएगा, उसके बाद जब आप इसको बांधेंगे, ऑसिलेटिंग बार की तरफ जो स्ट्रिंग की पोजीशन है उधर हम आग लगाएंगे स्ट्रिंग में। वहां से जैसे ही आग लगने के बाद स्ट्रिंग टूटेगी, ये ऊपर से ड्रॉप होगा और इधर से एक्सीलरेटिंग बार इसको हिट करेगी। हिट करने के बाद इसके ऊपर जो भी कलर है, कि अगर आपने चौक लगाई है या इसको आपने फायर के जरिए काला किया है, धुएं के जरिए काला किया है अगर, तो इसका जो मार्क है वो ऑसिलेटिंग बार के ऊपर लग जाएगा। उससे क्या होगा कि हम उसकी जो लेंथ है वो नाप सकेंगे कि कितनी ऊपर से जो है आपने वजन को ड्रॉप किया। फिर हम उसकी जो पैमाइश है किस तरह करेंगे, साइड में हमारे पास एक मीटर रॉड है जिसको मीटर रूल भी कहते हैं, उसके जरिए हम इसकी पैमाइश कर सकेंगे। आगे समझ में? ठीक है, लेकिन फिर हमें ये कैसे पता चलेगा कि बॉब को गिरने में कितना वक्त लगा? ये तो इतनी तेजी से गिरेगा कि हमारे पास स्टॉप वॉच को चलाने और रोकने का वक्त ही नहीं होगा। सिर्फ सुपरमैन ही इतनी तेजी से ये कर सकता है। जैसे कि अवैस ने कहा कि हम इतनी जल्दी वक्त की पैमाइश नहीं कर सकते, लिहाजा हम बार की ऑसिलेशन को मालूम करने के लिए उसके 10 ऑसिलेशंस को एक स्टॉप वॉच की मदद से नोट करेंगे। इसका तरीकेकार कुछ इस तरह से होगा कि जब बॉब गिरकर ऑसिलेटिंग बार से टकराएगा, तब हमारा फर्स्ट ऑसिलेशन का 1/4 हिस्सा कैलकुलेट होगा। मैं समझ गई। हम एक ऑसिलेशन का दौरानिया निकालेंगे और फिर 1/4 ऑसिलेशन का दौरानिया निकालने के लिए उसे 4 से डिवाइड करेंगे। बिल्कुल, हमें इस बात को यकीनी बनाने के लिए 3 रीडिंग्स लेनी होंगी ताकि हमें पता लग सके कि हमने एक ऑसिलेशन का दौरानिया सही तरीके से कैलकुलेट किया है या नहीं। इसका मतलब ये है कि ऑसिलेशन बिल्कुल आज़ादाना तरीके से होनी चाहिए, लेकिन अगर बार की रफ्तार ऑसिलेशन के वक्त कम हो जाए तो? अगर बार को ज्यादा ही ऑक्सीलेट करना शुरू कर दे तो किसी को चोट लग सकती है। मुझे खुशी है कि हमें इसका एम्पलीट्यूड कम रखना होगा ताकि बार तेजी से ऑक्सीलेट ना करे।
बिल्कुल ऐसा हो सकता है, जब भी हमने पहले ही बता दिया कि बार के पिवोट को अच्छी तरह ऑयलिंग करें ताकि उसमें फ्रिक्शन ना होने के बराबर हो। इसके अलावा बेस पे मौजूद लेवलिंग स्क्रू को एडजस्ट करके आप इस बात को भी यकीनी करें कि आपका बार सीधा है या नहीं। ज्यादा एम्पलीट्यूड रखने की वजह से हमारी रीडिंग्स गलत आ सकती हैं, क्योंकि बार को झटका लग सकता है और वो इधर से उधर हो सकता है। लिहाजा हमें कम एम्पलीट्यूड रखना होगा ताकि हमारी रीडिंग सही आ सके। हमें 10 ऑसिलेशंस का दौरानिया नोट करने के लिए अपनी गिनती को भी ठीक रखना पड़ेगा। अब हम अपने प्रैक्टिकल का आगाज करते हैं। इमरान, आप मेरी मदद कीजिएगा। इसको थोड़ा सा आगे कर लेते हैं। आइए उधर उधर सामने बैठिए, इधर से पकड़े, बस बस यहीं तक। अच्छा, इसके बाद हम जो करेंगे वो ये है कि हम स्पिरिट लेवल की मदद से, प्लीज दीजिएगा स्पिरिट लेवल। स्पिरिट लेवल की मदद से हम ये चेक करेंगे कि हमारा जो ऑपरेटर है वो बैलेंस है या नहीं। सुना? हम इसको ऑपरेटर्स के बेस पे रखेंगे और ये चेक करेंगे कि इसकी जो सतह है वो हॉरिजॉन्टल है कि नहीं। लेवल बबल हमारा लेवल में है, बिल्कुल। अब हम अपने प्रैक्टिकल का आगाज कर सकते हैं। सना, ये प्लीज वापस रख दीजिए। अच्छा अवैस, मुझे जरा बॉब दीजिएगा। और सना, आपकी फिर मदद चाहिए मुझे। आप मुझे एक चौक दे दीजिए। बैठिए। अब हम चौक की मदद से इस बॉब को पूरा व्हाइट कर देंगे। पूरा व्हाइट करने के बाद हमें बासानी इस बार के ऊपर मार्क मिल जाएगा ताकि हम अपनी कैलकुलेशन का आगाज करें। प्लीज अवैस, इस बात का ध्यान रखिएगा कि पूरा बॉब चौक से व्हाइट होना चाहिए। जब तक ये बॉब को व्हाइट कर रहे हैं, इमरान आप फारिग खड़े हैं, थोड़ा सा काम आप भी कर लें। आप मुझे स्ट्रिंग उठा कर दीजिए। थैंक यू। अब हम बार को इस स्ट्रिंग की मदद से बांधेंगे, लेकिन उससे पहले हम इस बार को चेक करेंगे कि कहीं इस पे किसी किस्म का मार्क तो नहीं है। अगर मार्क होगा तो हम उसको साफ कर देंगे। मुझे जरा डस्टर दीजिएगा इमरान। थैंक यू। ये लीजिए। देखिए हम किस तरीके से इसको बांध रहे हैं। ये फासला बिल्कुल बॉटम साइड से कुछ इंच या कुछ सेंटीमीटर ऊपर होगा। इसके बाद हम इस स्ट्रिंग को इस पहली पुली के ऊपर से लेते हुए इधर तक लेकर आएंगे। तो ना मुझे सीजर दीजिएगा। इमरान जरा ये पकड़ेंगे। अवैस, मुझे उम्मीद है कि आपने बॉब को कलर कर लिया। अब हम बॉब को स्ट्रिंग के साथ बांध लेंगे। अच्छा, अब हमने पहले रीडिंग किस तरह से लेनी है। बॉब जिस जगह पे टंगा हुआ है इसके साथ एक मीटर रॉड है या मीटर रूल। इसके ऊपर सेंटीमीटर्स और इंचेस के ऊपर रीडिंग्स हैं। बॉब की रीडिंग अब हम नोट करेंगे। मीटर रूल के ऊपर इसकी रीडिंग आ रही है 94 सेंटीमीटर्स। अच्छा, अब हम इस रीडिंग को नोट करेंगे। सना प्लीज मुझे पैड दीजिएगा।
नहीं, इनिशियल पोजीशन ऑफ बॉब, यानी कि बॉब की इनिशियल पोजीशन 94.0 सेंटीमीटर हम ले रहे हैं, जो कि H1 से हम रिप्रेजेंट करेंगे। अच्छा, अब हम क्या करेंगे, मैच बॉक्स दीजिएगा मुझे और कैंडल। अवैस अब खड़े हो जाइए, क्योंकि अगर आप बैठे बैठे थक गए तो फिर प्रैक्टिकल कौन करेगा। हम मैच बॉक्स की मदद से कैंडल को जलाएंगे और स्ट्रिंग को जलाएंगे। ये लीजिए, बॉब बार के साथ टकराया है, यकीनन इसने मार्क भी छोड़ा होगा। जी, इसने एक वाइट मार्क छोड़ा है जो कि 3.3 सेंटीमीटर पर आके लगा है। तो हम पोजीशन ऑफ वाइट मार्क यानी कि H2 को हम लिख लेंगे 3.3 सेंटीमीटर। अब हम हाइट मालूम करने के लिए H1 में से H2 को माइनस करेंगे। सना मुझे कैलकुलेटर दीजिएगा। शुक्रिया। H1 की वैल्यू में से H2 को माइनस करेंगे, यानी कि H1 हमारे पास था 94.0 सेंटीमीटर, इसको माइनस किया हमने। H2 जो कि 3.3 सेंटीमीटर था, हमारे पास जो आंसर आता है वो 90.7 पहली रीडिंग हमारे पास आती है किसकी, हाइट की। अच्छा, इसके साथ ही हमने दो रीडिंग्स और निकाली हैं जो कि 91.6 और 90.5 है। हमने 3 रीडिंग्स निकाली हैं। स्टूडेंट्स, आप लोग गौर कीजिएगा मेरी बात पे, हमने 3 रीडिंग्स निकाली है, लिहाजा हम इसको प्लस करेंगे और सम करने के बाद इसको 3 से डिवाइड कर देंगे, यानी कि मीन ऑफ H इज इक्वल टू H1 प्लस H2, ठीक है, प्लस H3, यानी कि जो 3 वैल्यूज हमारी आई है। पहली रीडिंग है हमारे पास 90.7, इसको प्लस किया 91.6 और फिर प्लस किया 90.5, इसको इज इक्वल टू किया तो हमारे पास 272.8 सेंटीमीटर रीडिंग आई है। सम करने के बाद इसको हमने 3 से डिवाइड किया तो हमारे पास जो H की वैल्यू आ गई है 90.9 सेंटीमीटर, यानी कि हमारा मीन H जो है वो 90.9 सेंटीमीटर निकल आया है। अब हम दूसरी रीडिंग हासिल करेंगे। किस तरह, ऑक्सीलेशन बार जो है इसको ऑक्सीलेटिंग करेंगे। ऑक्सीलेट करने के बाद जो 10 टाइम हम इसको काउंट करेंगे और इसका जो है स्टॉप वॉच की मदद से इसका मेजरमेंट करेंगे। इसके बाद हम 10 ऑक्सीलेशंस का टाइम पीरियड निकालेंगे। इमरान, आप मेरी मदद करेंगे, स्टॉप वॉच उठाइए। सर थ्रेड रख दूं? हाँ, थ्रेड रख दीजिए प्लीज। आप भी चौक रख दीजिए। अच्छा, जैसे ही मैं आपको कहूंगा उस वक्त आपने स्टॉप वॉच को स्टार्ट कर देना है, ठीक है। अच्छा, हम आपको एक बात और बताते चले कि जब मैं इसको यहां से छोड़ूंगा ये एक चक्कर कंप्लीट करेगी, यानी कि वापस जाएगा और वापस इस जगह पे जब आएगा तो हमारा पहला ऑक्सीलेशन काउंट होगा, ठीक है। 10 ऑक्सीलेशन का हम इस वक्त टाइम पीरियड निकालने जा रहे हैं। इमरान रेडी रहिएगा। रेडी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, स्टॉप। दिखाइए। गुड। हमारे पास जो रीडिंग आई है पहली, यानी कि पहली मीन, पहले 10 ऑक्सीलेशंस का टाइम पीरियड जो है वो 17.4 सेकेंड्स आया है। इसी तरह हमने 2 रीडिंग्स और निकाली हैं जो कि हमारे पास आई है। दूसरी रीडिंग 17.2 सेकेंड और थर्ड रीडिंग है 17.0 सेकेंड, ठीक है। अच्छा, वही प्रोसेस अप्लाई करेंगे हम कि हम इनका मीन वैल्यू निकालने के लिए, यानी कि मीन वैल्यू ऑफ टाइम नॉट निकालेंगे, जो कि इज इक्वल टू होगा पहली वैल्यू जमा दूसरी वैल्यू जमा तीसरी वैल्यू, ठीक है।
तीनों वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे यानी कि प्लस करेंगे और उसके बाद तीन वैल्यूज हैं, लिहाजा इसको 3 से डिवाइड कर देंगे। पहली वैल्यू है 17.4 प्लस 17.2 प्लस 17.0 प्लस, तो हमारे पास डिवाइड करना, डिवाइड बाय 3, टाइम नॉट हमारे पास आता है 17.2 सेकेंड। ठीक है जी। टाइम पीरियड निकालने के लिए हम इसको t इज इक्वल टू टी नॉट ओवर या डिवाइडेड बाय 10, 10 से डिवाइड इसलिए करेंगे क्योंकि हमने 10 ऑक्सीलेशंस का जो है वो टाइम पीरियड निकाला था। अच्छा, टी नॉट हमारे पास आया था 17.2 सेकेंड्स, इसको डिवाइड कर देंगे 10 से तो हमारे पास आता है 1.72 सेकेंड्स। ठीक है। अच्छा, अब टाइम फॉर फ्री फॉल, फ्री फॉल जो हमने किया था उसका टाइम निकालते, टाइम का फ्री फॉल निकालेंगे। अब इसका फॉर्मूला लगेगा स्मॉल t इज इक्वल टू कैपिटल T ओवर 4। अच्छा, जब ये बार इधर से स्टार्ट हुई और यहां तक पहुंची तो ये इसका 1/4 पार्ट था। ठीक है। अब हम इसका 1/4 पार्ट निकालें यानी कि टाइम फॉर फ्री फॉल, तो हम क्या करेंगे, जो हमारी वैल्यू आई थी 1.72 सेकेंड, इसको डिवाइड कर देंगे 4 से, क्योंकि 1/4 है ना, 1/4 है ना, तो इसलिए हम इसको 4 से डिवाइड कर देंगे। 1.72 डिवाइड बाय 4 इज इक्वल टू 0.43 सेकेंड। ये हमारे पास आ गया है टाइम फॉर फ्री फॉल। अच्छा, अवैध साहब मुझे बता सकते हैं कि ग्रेविटी का फॉर्मूला क्या है? G इज इक्वल टू 2h/t²। बिल्कुल सही आपने बताया। हमारे पास सारी वैल्यूज आ चुकी हैं, सारे मीन्स आ चुके हैं, लिहाजा अब हम इसकी कैलकुलेशन करेंगे प्रॉपर। ये लीजिए स्टूडेंट्स, अपनी जगह पे आ जाइए। जैसा कि अवैस ने हमें ग्रेविटी का फॉर्मूला बताया 2h डिवाइडेड बाय t²। 2h का मतलब यह है कि जो हमने मीन हाइट निकाली थी उस वैल्यू को हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी कि 2 मल्टीप्लाई बाय 90.9 सेंटीमीटर। इसको मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आया 181.8। ठीक है, डिवाइडेड बाय t² का मतलब यह है कि जो भी t की वैल्यू आई थी, मीन वैल्यू, उसको हम उसका होल स्क्वायर कर लेंगे, यानी कि उसी वैल्यू को उसी वैल्यू से मल्टीप्लाई कर देंगे। t हमारे पास जो आया था वो 0.43 सेकेंड आया था, इसको हमने स्क्वायर किया तो हमारे पास वैल्यू आई 0.1849। ठीक है, यानी कि 181.8 को हम डिवाइड कर देते हैं 0.1849 से, तो हमारे पास जो आंसर आ रहा है वो है 983.2 सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है जी। अब हम क्या करेंगे, हमारे पास ये ग्रेविटी की वैल्यू आ गई है, सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर है, लिहाजा अब हम इसको SI यूनिट के थ्रू कन्वर्ट करेंगे। कन्वर्जन किस तरह होगी कि डेसिमल जो है वो हमारा फर्स्ट डिजिट से पहले आ जाएगा, यानी कि ग्रेविटी हमारे पास आएगी 9.83 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अच्छा, एक्चुअल जो वैल्यू है ग्रेविटी की वो है 9.81 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। हमारी जो रीडिंग है वो उसके बहुत करीब करीब आई है माइनर एरर के साथ, लिहाजा इससे ये वाजे होता है कि हमारा जो प्रैक्टिकल है वो बहुत हद तक हमने कामयाब किया। आज के प्रैक्टिकल में हमने फ्री फॉल एपरेटस की मदद से G की वैल्यू मालूम की। पहले हमने एपरेटस की बेस पर मौजूद लेवलिंग स्क्रू की मदद से वर्टिकल लेवल सेट किया। फिर बॉब के साथ एक लंबा धागा बांधकर पुली P के ऊपर से धागे को कुछ इस तरह गुजारा कि बॉब बार के ऊपर वाले सिरे तक ऊंचा हो गया। फिर पुली Q के ऊपर से धागे को गुजारकर धागे के दूसरे सिरे को बार के हुक से बांध दिया। बॉब को गिराने के लिए धागे को जलाया, जिसकी वजह से बॉब बार से आकर टकरा गया। हमने वो टकराने की जगह नोट की और इब्तिदाई मकाम और नए मकाम के दरमियान फर्क को बतौर हाइट कैलकुलेट किया। इसके बाद बार को पॉइंट A पर छोड़ा और 10 ऑसिलेशंस की गिनती की और कुल दारानिये का तायुन किया और 2h/t² के फॉर्मूले के जरिए G की वैल्यू मालूम की। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों ने आज का प्रैक्टिकल